बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। मुल्क की सियासत की बात करेंगे, कौन या आर होगा या कौन पार होगा। इसके साथ साथ विफाकी कैबिनेट से मुताल्लिक बात होगी। विफाकी कैबिनेट में अचानक होने वाले रद्दोबदल के पीछे असली कहानी क्या है, इसकी वजह क्या है। कहा यह जा रहा है कि PDM से निमटने के लिए जो कलमदान तब्दील किए गए हैं उसमें सबसे अहम कलमदान जो है वो शेख रशीद साहब को सौंपा गया है और उन्हें यह टास्क भी दिया गया है कि आपको PDM को कंट्रोल करना होगा, इस जलसे को कंट्रोल करना होगा, इस तहरीक को कंट्रोल करना होगा। इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ 13 दिसंबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से लाहौर में जो एक जलसा किया जाना है, अभी तक के तमाम दावे हैं कि यह जलसा इतना शानदार होगा, इतना बड़ा पावर शो दिखाया जाएगा कि मुल्क की सियासी तारीख का यह रुख तब्दील कर देगा। अब देखना यह है कि यह रुख किसके लिए तब्दील होगा, आर या पार कौन होगा, मौजूदा हुकूमत होगी या फिर ऑपोजिशन होगी। इसके ऊपर हारून साहब की तफसील से मैं बात सुनूंगी और इनके ऊपर उनकी ओपिनियन लूंगी। यूरोपीय यूनियन के हवाले से बात करेंगे। यकीनी तौर पे बहुत बड़ी खबर इस वक्त मंजर-ए-आम पर आई है कि भारत किस तरह से भारत पाकिस्तान को नाकाम करने की कोशिशें कर रहा है। आलमी बरादरी का इसमें क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन डिस इंफॉर्मेशन लैब की तहकीकाती रिपोर्ट ये कहती है कि भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। गुज़िश्ता साल नवंबर में भी एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई जिसके बाद कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया गया। अब सवाल यह होता है कि अब की बार जो दूसरी इसकी किस्त जारी की गई है यह पाकिस्तान के लिए कितनी मौसर और भारत को कितना बेनकाब करेगी। इसके ऊपर हारून साहब की राय लेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कश्मीर के मामले के ऊपर बात होगी, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की LNG गैस बहरान के ऊपर तफसील से हम बात करेंगे और इसके साथ साथ सरगोदा के कमिश्नर के हवाले से जो इस वक्त मुहिम चलाई जा रही है, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, ऊपर भी हारून साहब के साथ तफसील से बात होगी। हारून साहब, सबसे पहले तो सियासत की बात करेंगे। PDM का जलसा होने जा रहा है 13 दिसंबर को। जलसा कितना कामयाब रहेगा? अभी तक के तमाम दावे कि जलसा बेहद कामयाब होगा, बड़े लोगों को इकट्ठा करेंगे, इस्तीफे भी पेश किए जाएंगे, हुकूमत को घर भी भेजा जाएगा, मगर शेख साहब कहते हैं 13 दिसंबर के बाद सिर्फ खुशखबरियां हैं हमारे लिए। देखिए, जलसा तो कामयाब ही होगा, इसमें तो कोई शुबा नहीं, इसलिए कि मुस्लिम लीग का गढ़ है लाहौर और पंजाब का सारा बजट उस पर लगता रहा। 50% तो कम अज़ कम बजट लगता रहा है 8 साल तक, तो जाहिर है जलसा कामयाब होगा। लोग भी उनके ज़्यादा जीते हैं, मोबिलाइजेशन भी बहुत है। कुछ चीज़ें उनके खिलाफ जाती हैं, मसलन ये है कि गलत बयानी बहुत की। गलत बयानी बड़ा कमज़ोर लफ्ज़ है, झूठ बोला बेताशा। मसलन ये है कि पानी वहाँ मीनार पाकिस्तान इकबाल ग्राउंड में पानी वो डाल दिया गया है, वहाँ पे हुकूमत सेंच दिया गया है उसको। वहाँ तो कोई पानी नहीं डाला गया, ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 मरले जगह थी। वो जो गैर जानबदार लोग थे वो दिखाते रहे, मगर मीडिया ने इसको क्या ज़्यादा अहमियत नहीं दी। दूसरा ये है कि अंबार लग गया इस्तीफों का। 4-5 लाख इस्तीफे वहाँ पड़े हुए हैं मोहतरमा मरियम नवाज के। 4-5 लाख चंद इस्तीफे हैं। ये वो कहते हैं अंबार लग गया। अंबार कितने कागजों का होता है? कोई हजारों इस्तीफे उनके पास पड़े हुए हैं, चंद इस्तीफे हैं, वो भी पार्टियों के पास हैं, वो स्पीकर के पास नहीं है। और पिछली दफ़ा के इस्तीफों का आपको याद है, ये मीडिया में, सोशल मीडिया में, और मीडिया में बहुत ज़्यादा तारुक पैदा कर दिया है नून लीग ने, और बेदरेग पैसा खर्च हो रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है मैं नहीं कह सकता। इसमें इमरान खान तो कहते हैं कि बाहर से आ रहा है, लेकिन या लोकल बिजनेसमैन दे रहे हैं, या डेस्परेशन में शरीफ ख़ानदान ज़िंदगी में पहली दफ़ा खुद अपने पैसे खर्च कर रहा है। मौलाना ने अपनी पार्टी के लोगों से कहा था कि जान हम लड़ाएंगे और माल वो खर्च करेंगे, इसकी उनसे फर्म कमिटमेंट है। बहरहाल देखिए, जलसा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। 3 चीज़ें उनके खिलाफ हैं। एक, कोरोना उनके खिलाफ है। लोग अगर जिस आदमी में ज़रा सा भी एहतियात का मादा है वो नहीं जाएगा, लेकिन ये लाहौरियों का तो रुझान आपको पता है क्या ऐसे में होता है। तो पेशावर में तो कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ, मुल्तान में भी बड़ा जलसा नहीं हुआ। तासुर पैदा हो गया हुकूमत की हमाकतों से, वो यहाँ भी हुकूमत कर रही है, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ जी। अच्छा, लेकिन क्या वो अपना मतलूबा मकसद हासिल कर सकेगा? कोरोना उसके खिलाफ है। लोग नहीं चाहते, पढ़े लिखे फाल लोग, मीडिया, कोई नहीं चाहता कि इसमें कोई बड़ी एक्टिविटी हो। देखिए, इकानमी पहली हमारी बहुत अच्छी हालत में नहीं है, थोड़ा सा इम्कान पैदा हुआ, थोड़ा सा उसकी बेहतरी का, और वो भी ख़त्म हो जाएगा। मुल्तान में कोरोना बढ़ गया है, जहाँ जहाँ इन्होंने जलसे किए, कराची में बढ़ गया है, पेशावर में बढ़ गया है। मौसम बहुत, ना सिर्फ ये कि सर्द आ रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे शदीद सर्दी होगी ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। गैस पे जब आएंगे तो बात करेंगे थोड़ी सी, कोई ज़्यादा लंबी नहीं, कल पे उठा रखेंगे
लेकिन गैस जनवरी 15-20 जनवरी से पहले नहीं पहुंच सकती और बहुत महंगी मिलेगी। गैस भी नहीं होगी, मौसम भी बड़ा सख्त होगा और कोरोना भी फैल रहा होगा और इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि कोई ज़्यादा हंगामा हो, तो ज़ाहिर कामयाबी का इम्कान कम है। इस्तीफे रह गए, इस्तीफे तो पीटीआई के उन्होंने कबूल नहीं किए थे, तो स्पीकर के पास पड़े रहेंगे इस्तीफे, तो सेनेट के तो इलेक्शन ही हो जाएंगे। और सिर्फ ये वो इत्तेजाज हसन का हाईलाइट कर रहे हैं, उसको जुबैर साहब ने बुरा भला भी कहा और रोहेल असगर ने तो गाली ही दे दी इमरान खान का नाम लेकर। वो गाली आपको पता है एक चैनल से नशर भी होगी जो असल में जरदारी साहब का चैनल है, बज़ाहिर कोई और गाली मैं कह रहा हूँ। जी मैं सुन रही हूँ, वो नहीं मैं सुन रही हूँ। अच्छा, वो सेनेट के इलेक्शन तो हो जाएंगे। भारत नवाजी के इन पे इल्जामात हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में उनकी काबीना के अरकान इनकार नहीं कर सकते। मुशर्रफ की काबीना के जो अरकान जिंदा ब्रीफिंग दी गई थी कि उन्होंने नकद पैसे लिए इंडिया से। जी हारून साहब, और आप जो तस्वीर नवाज शरीफ साहब की भारत नवाजी है। ठीक, आप जो तस्वीर कशी कर रहे हैं हारून साहब, उसमें कोरोना भी ऑपोजिशन के खिलाफ है, अवाम भी तंग है, गैस का भी मसला होगा, सर्दी पहले से ज्यादा होगी। आपने कहा इस्टेब्लिशमेंट इनके सामने क्यों घुटने टेकेगी। आप मुझे बताएं फिर उम्मीद कहां से है? ऑपोजिशन जो निकल खड़ी हुई है, किससे उम्मीद है इन्हें? उम्मीद की नहीं बात है, उम्मीद नहीं की बात नहीं है, फ्रस्ट्रेशन होती है। गलत फैसले भी तो होते हैं ना। इमरान खान ने कितना बड़ा गलत फैसला किया था, उन्हें बताया नहीं गया था। यानी मैंने तो चीख कर उन्हें बताया था, टीवी पे भी कहा था, जुबानी मिलके भी आया था, और कितने लोगों ने कहा होगा कि धरना न दें। फिर जिस शब वो और ताहिरुल कादरी गए मिलने के लिए उनसे, जनरल राहिल शरीफ से, तो शहबाज शरीफ के इस्तीफे समेत कितने मुतालबात उन्होंने मान लिए थे। और मैंने जैसे ही वो धरने का ऐलान हुआ तब मैंने टीवी पे कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑन बोर्ड नहीं है, वो इसके हक में नहीं है। और लोग थे जिन्होंने इनको खुशफहमी दिलाई थी, हो सकता है इनको भी कुछ लोगों ने खुशफहमी दिलाई हो। देखिए ना, भारत क्या चाहता है, क्यों हमेशा जब ट्रबल होती है पाकिस्तान के अंदर सियासी, मैं नहीं कहता कि इनके कहने पे कर रहा है, जब ट्रबल होती है तो अभी मेरी एक जगह पे बात हुई किसी साहब से, उसने कहा भाई जल्दी से बात करो मैं जा रहा हूं कहीं। तो पता चला कि वो जा रहे थे, इससे मुतल्लिक कोई मीटिंग थी कंट्रोल लाइन से मुतल्लिक। इंडिया जो है वो वहाँ दिन रात आग बरसा रहा है। तो दूसरी एक फैक्टर और बड़ा दिलचस्प है, क्या ये चाहते हैं जो बाइडन के टेक ओवर करने से पहले जो कुछ कर सकते हैं कर ले, इसलिए कि जो बाइडन तो ज़रूर इंडिया के साथ, जो बाइडन का अमेरिका भी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखेगा चीन को कंटेन करने के लिए, मगर पाकिस्तान के साथ वो बदसलूकी नहीं होगी जो ट्रंप के ज़माने में होती रही। ट्रंप ने तो एक तासुर बाद में तो ये पैदा कर दिया ना कि मैं तो इमरान खान का बड़ा कायल हूँ, कोई वो उनके कायल नहीं थे। उन्होंने कहा पाकिस्तानी हमें धोखा देते रहे हैं, इमदाद हमारी बंद कर दी। इसराइल को तस्लीम करने के लिए जो दबाव हम पे आया है वो अरबों का दबाव नहीं है, सिर्फ उसके पीछे अमेरिका है। देखिए CIA के चीफ का, एक साबिक चीफ का बयान छपा है कि एबटाबाद में जो कार्रवाई अमेरिकियों ने की उसमें मुसाहिद की सपोर्ट शामिल थी। ठीक, इसका मतलब है मुसाहिद काफी एक्टिव है यहाँ पे, ठीक है ना? सही। और बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जलसा तो मुझे कामयाब होता नजर आता है और फिर उसको कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के भी पेश करेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे मकासद हासिल करते हुए अपना नजर नहीं आते। और हुकूमत क्या गलती कर रही है, मुल्तान वाली गलती, वो DJ भट्ट क्या नाम है उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ने की क्या जरूरत थी? और ये जो जिस होटल पे खाना खाया है मरियम ने उधर भी, और कुछ और लोगों ने, तो उसको बंद करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, लेकिन हारून साहब के खिलाफ बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। हारून साहब रियासत मदीना का नारा लगा के आए थे इमरान खान साहब के, तब्दीली आएगी, नया पाकिस्तान रियासत मदीना की तर्ज पे बनाया जाएगा। क्या रियासत मदीना ये है कि ताकतवर के ऊपर आपका हाथ नहीं आ रहा, आप जितने भी कमजोर लोग हैं उनको पर्चे उन पे काट रहे हैं, FIRs लगा रहे हैं उनके ऊपर, DJ भट्ट को आपने पकड़ लिया, हिरासत में आपने रखा, जहां से किसी ने रेस्टोरेंट से खाना खा लिया आपने उसके ऊपर FIR काट दी, पर्चा उसके ऊपर बना दिया। आप तो रोजगार बांटने आए थे, आप तो लोगों कुर्सियां फराहम करने वालों को, कुर्सियां फराहम करने वालों पे के खिलाफ कार्रवाई होगी। अजीब बात है।
वो बादशाह का किस्सा मशहूर है ना कि उन्होंने कहा कि ये तो इसकी गर्दन में तो फांसी का फंदा ही नहीं फिट आ रहा, तो उन्होंने कहा जिसकी गर्दन में फिट आता है उसकी गर्दन में वो डाल दो। बात ये है मुल्तान में अपनी हमाकतों से इन्होंने किया, और डीजे भट्ट कहता मेरे साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक किया गया। वो दिखाया भी गया, उसको घसीट के ले जा रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। उसने कहा मुझसे मेरी बहनों के नाम पूछे। यू इमेजिन इट। ये CCPO साहब जो हैं इसकी तहकीकात करें, ये दावे बहुत करते हैं कि मैं ये कर दूंगा और लाहौर बोलने लगेगा और ये कर दूंगा। जरा ये पूछें अगर ये बात दुरुस्त है कि पुलिस अफसरों ने किसी आदमी से चलिए गिरफ्तार किया, फर्ज कीजिए वो कसूरवार भी था, तो उससे उसकी बहनों के नाम पूछे जाते हैं। यही वो कर रहे हैं। इतनी गंदगी फैल गई है। रोहेल असगर ने गाली दी, गाली। और साद रफीक क्या कह रहे हैं, पंजाब की पगड़ी पे दाग लग गया है। क्या, कौन सा दाग लग गया है? क्या नवाज शरीफ को इसलिए बरतरफ किया गया कि वो पंजाबी था, इसलिए बरतरफ किया गया? उसको करप्शन की वजह से बरतरफ किया गया। उसके खानदान का एक आदमी भी नहीं है जिस पर करप्शन के इल्जामात ना हो। 8000 गुना जायदाद बढ़ी है दौरे इक़्तिदार में सलमान की, 3000 गुना बढ़ी है हमजा की, 80-70 गुना बढ़ी है शहबाज शरीफ की, और टीटीज का तो कोई हिसाब ही नहीं है। इसका भी पंजाब गैर पंजाब का क्या ताल्लुक है? ये तो सिंध में कुछ इंतहा पसंद होते थे, कभी बलूचिस्तान में और कभी पख्तूनख्वा में, वो भी ये जुबान नहीं इस्तेमाल करते थे जो जुबान साद रफीक इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसके फर्जंद हैं वो? ख्वाजा रफीक के, तहरीक पाकिस्तान के कारकुन, एक नीट एंड क्लीन आदमी। यानी सियासत में जिन लोगों की मिसाल दी जा सकती है शराफत की और नजाबत की और सादगी की और रिस्क हलाल की, उसकी वो फर्जंद है। और ये नवाज शरीफ जो है, ये अगर सिर्फ इतना ही गौर करेंगे, इनके बाप तो तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे, और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमारा और इंडिया का कल्चर ही एक है, जो कायदे आज़म हमेशा, कायदे आज़म ने अपनी सारी मूवमेंट ही इस पर बिल्ड की कि हमारा उनका कल्चर एक नहीं है, हमारी उनकी रिवायात एक नहीं है, तारीख एक नहीं, उनके विलन हमारे हीरो है, हमारे हीरोइन को उनके विलन है, हमारी म्यूजिक, आर्किटेक्चर, हर चीज़ खिलाफ है। और पंजाब में तो यह गंदगी कभी नहीं फैली थी। सही। ये पंजाब को सेंट्रल पंजाब की पार्टी बनाना चाहते हैं नून लीग को। नून लीग एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और किसी वक्त भी इक़्तिदार में आ सकती है। अताब में तो शरीफ खानदान है, ये वो लोग हैं जिन्होंने करप्शन किया बेसिकली। ये मैं नहीं कहता कि एहतसाब जो है वो दुरुस्त हो रहा है, एहतसाब दुरुस्त हो रहा है तो खुसरो बख्तियार का भी हो और खट्टर साहब का भी हो और BRT का भी हो, ये दुरुस्त है। लेकिन ये सारी खराबी तो शरीफ खानदान की है। नून लीग की तो एक वैसी पार्टी है जैसी बाकी पार्टियां, बल्कि बाद लिहाज से दूसरी पार्टियों से बेहतर है। उसका पॉलिटिकल एक्यूमेंट ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा जहांदीदा लोग हैं, और उसका नाम उस पार्टी के नाम पे है जिसने पाकिस्तान बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हारून साहब, जिस आप इखलाकियात की बात कर रहे हैं, ये इखलाकियात दोनों तरफ पे हमें नजर नहीं आती। आपने सोशल मीडिया पे चलने वाले ट्रेंड्स देखे होंगे, इस हद तक गंदे और गलीज हैं कि एक औरत, क्या एक फैमिली, जो एक गैरतमंद मर्द भी होगा, वो भी उनको ना पढ़ सकता है, ना लिख सकता है, ना देख सकता है उनको। तो ये तब्दीली की मस्शुदा शक्ल है नए पाकिस्तान की। इसकी वजह क्या है हारून साहब, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह पागलपन है, इक़्तिदार का जुनून है। जब इंतकाम आदमी पे, देखिए ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया के मुमताज़ माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जब इंतकाम का जज्बा गालिब आ जाता है या और कोई अमकाना ख्वाहिश गालिब आ जाती है, इक़्तिदार की ख्वाहिश, दौलत की, कोई नशा, कोई चीज़, तो अक्ल का चिराग बुझ जाता है। वो डिसीजन मेकिंग ब्रेन उस वक्त काम नहीं करता, इसलिए गुस्सा हराम है। एक दफ़ा पहले भी एक वाक़या आपसे अर्ज किया था कि दो आदमी लड़ रहे थे और बुरा भला कह रहे, जैसे गुस्से में होता है। तो जनाब रिसालत माब ने फरमाया कि मैं एक कलमा जानता हूँ, अगर ये पढ़ लें तो ये किस्सा ख़त्म हो जाए, ये गुस्सा ठंडा हो जाए। वो कलमा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और भी दुआएं हैं गुस्से पे काबू पाने की। खैर, तो वो उस आदमी को जाके कहा किसी ने, तो उसने कहा मैं कोई पागल हूँ। यानी देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और मदीना मुनव्वरा में ये वाक़या हो रहा है, जब जुनून तारी हो जाता है तो हवास काम नहीं करती। इतनी गंदगी है, आपने अच्छा किया उसका जिक्र कर दिया, इतनी गंदगी है कि इसका तसव्वुर कभी नहीं किया गया था। और दोनों इसके एक जैसे जिम्मेदार हैं। मीडिया सेल इन्होंने भी बनाया, उन्होंने भी बनाया। नून लीग ने कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन का आगाज किया था 1996 की कैंपेन से, उसकी सारी तफसीलात मुझे मालूम है और लोगों को भी मालूम है। उससे पहले भी बेनज़ीर के खिलाफ भी किया, उनकी वालिदा के खिलाफ भी किया।
ठीक। और भुट्टो के खिलाफ भी जो यानी जो इल्जामात थे वो तो थे ही, उसके अलावा बहुत कुछ कहते थे। अच्छा, अब इस दफा बाजी ले गई पीटीआई, बड़ा अरसा उनका गलबा रहा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, लेकिन अब मात दे दी है नून लीग ने। उन्होंने बहुत ज़्यादा आदमी हायर किए हैं और बहुत ज़्यादा वो मैसेजेस कर रहे हैं, और गलाजत तो खैर दोनों के जहनों में, मीडिया सेल वालों के एक ही जैसी है। ये लोगों को सोचना चाहिए, इन्होंने मरना है। ये जो कारकुन ये काम कर रहे हैं और जो पैसे लेके कर रहे हैं, और मुझे ये भी शुबा है कि जो एनजीओज वगैरह के लोग हैं ये इसको तेज करते हैं। इनमें से बाद मुसाइद के लिए काम करते हैं, बाद सीआईए के लिए। चलिए इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। हारून साहब, एक ब्रेक की तरफ मुझे चलने से वापस आएंगे, चूंकि सियासत के ऊपर बात चल रही है। विफाकी कैबिनेट के हवाले से भी बात करेंगे कि बार बार की तब्दीली और अब की बार खासतौर पर जो उखाड़ पिछाड़ की गई है, इसके पीछे असली कहानी क्या है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हारून साहब, विफाकी कैबिनेट में तब्दीली हुई, इससे पहले भी कई बार तब्दीली की गई है इस 2.5 साल के तकरीबन अरसे में। अब की बार जो रद्दोबदल किया गया है, शेख साहब को उनकी दरीना ख्वाहिश के ऊपर वजारत दाखिला का कलमदान मिल गया, आजम सवाती साहब के ऊपर बड़े इल्जामात थे, फिर भी वो कैबिनेट का हिस्सा हैं, तो इसके पीछे असली कहानी क्या वजह है बार बार की तब्दीली? वो यही वजह, अपना जुलूस वलूस निकल रहे हैं अपोजिशन का। वैसे शेख साहब जो हैं उनकी पुरानी ख्वाहिश थी, 2 और उम्मीदवार भी थे, शहरियार आफरीदी भी उम्मीदवार थे जो डिप्टी चीफ उसके डिप्टी मिनिस्टर रहे हैं वजारत दाखिला के। लेकिन आपको पता ही है किस तरह के वो आमकाना बयान देते थे, सती किस्म के, और कैसी कैसी हरकतें करते थे। आधी रात को चले जाते थे एयरपोर्ट पे, कभी कहीं चले जाते थे, पिंडी के थाने में चले जाते, हालांकि उनका ताल्लुक ही कोई नहीं था पिंडी के थाने से। तो फवाद साहब भी उम्मीदवार थे, लेकिन बहरहाल शेख साहब, आपको याद होगा कि शुरू में कह रहे थे मैं कोई वजारत नहीं लूंगा, रेलवे के वजीर नहीं बनना चाहते थे जी। वो उस वक्त इमरान खान बनाना नहीं चाहते थे। अब उन्हें लगा कि ये यूटिलिटी कि इस्लामाबाद तक अगर पहुंचता है या इवन पिंडी में भी, तो शेख रशीद बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अच्छा, मेहनती वो बहुत हैं और चीज़ों को समझते हैं, तजर्बा है, उनकी नमी वजारत है और इससे अहम वजारत नहीं हो सकती किसी सियासतदान के लिए। देखिए, वजीर ख़जाना तो कोई ना कोई थोड़े बहुत बैकग्राउंड एक्सपर्टीज़ हो, या वजीर खारजा हो। शाह महमूद रह चुके हैं, अगरचे बेकार बिल्कुल वजीर खारजा हैं वो तो पता नहीं इमरान खान साहब को कब समझ आएगी, फिर किसी दिन बदलेंगे जिस तरह पहले कुछ लोगों को बदला। बहरहाल शेख साहब बहुत खुश हैं और उन्होंने जो लाइन लिया, आपने गौर किया होगा, इस्लाम का झंडा उठा लिया जी। है जी काल अल्लाह व काल रसूल, ये फ़िक्रा वो आपको पता नहीं, टिपिकल उनके कुछ फ़िक्रे हैं, यानी मजहबी जमातों को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे और इस महाज को ठंडा रखेंगे। ठीक है। बहरहाल मुझे ये समझ नहीं आई कि आजम सवाती साहब रेलवे की मिनिस्ट्री चलाएंगे कैसे। मेरा तो ख्याल ये है कि 25-30 साल पहले, बल्कि इससे भी पहले, जब वो कराची जाया करते थे और वहाँ प्रॉपर्टी का उनका बिजनेस था, तो इसके अलावा उन्होंने कभी रेल में सफ़र भी किया हो, फिर तो वो अमेरिका चले गए और जहाज़ में सफ़र करते रहे। और वो एक बहुत आसूदा ज़िंदगी के आदी हैं और गपशप करने के आदी हैं। और ये रेलवे जो है ये तो बड़ा पेचीदा मामला है, इसको तो लर्न करना पड़ेगा। इस राय से मैं इत्तफाक नहीं करता कि आजम सवाती जो हैं वो उन्होंने कोई करप्शन की इस तरह की बात की। वो जज्बाती गुस्सील आदमी हैं, जज्बाती हैं, लड़ पड़ते हैं, ठीक है, जब अना का मसला हो। लेकिन वो करप्शन वगैरह का उनको कोई नहीं, करप्शन को रोक सकता है। चाहे रज़ाक दाऊद को भी बना देंगे, जी रज़ाक दाऊद को भी वजीर बना देंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब के बारे में भी खबरें आ रही हैं और उन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब के बारे में खबरें आ रही हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी मेरा ख्याल बना देंगे, ठीक है, इसलिए कि वो टेस्टेड आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। वो वैसे इंतजामी मामलात में कोरोना में तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लेट्स सी कि वो क्या करते हैं। वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में कुछ भी नहीं कर सके डॉक्टर फैसल, ठीक है। अच्छा हारून साहब, लेकिन साफ सुथरे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी। आपने आजम सवाती साहब की बात की है, वो अभी भी ये इस बात की ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं बहुत सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर कि वो शेख साहब की रहनुमाई लेंगे, उनके साथ वो रेलवे को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, शेख साहब की आपने बात की थी हारून साहब, वो एक जुमला कहते हैं, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं।
शेख साहब जैसे ही वज़ीर दाखिला बने हैं कुछ वो भी बदल गए हैं। मैं जरा आपकी समातों की नजर एक क्लिप करती हूँ। जी प्रोड्यूसर साहब। वफा करोगे हम वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। खुली इजाजत है, आप जलसा करें, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। ये इमरान खान के जलसे की कॉपी कर लेंगे, मीनारे पाकिस्तान की। इमरान खान को अल्लाह ने इज्जत दी, वो ऊपर गया, आप इस मीनारे पाकिस्तान से सियासत में नीचे जाएंगे। हारून साहब सितम करोगे सितम करेंगे, मैं जिस शेख साहब को इतने सालों से देख रही हूँ उनकी ये टोन नहीं है। किसकी जुबान बोल रहे हैं वो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे धमकाने की कोशिश। खान शेख साहब का मिजाज है, धमकाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वैसे मेंटल अलर्टनेस में तो उनका सानी कोई नहीं है, जहनी तौर पे हर वक्त बेदार रहते हैं, जहनी मुशक्कत के आदी हैं, प्रैक्टिकल आदमी हैं, मेहनती हैं, लेकिन वो कोई तीर नहीं मार सकते। देखिए काम किससे लेना है, इसी पुलिस से काम लेना है जो बेदिल है, जिसकी आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की ही नहीं है, जिसके सरबराह पंजाब वाले भी देख लें, और इस्लामाबाद में भी वो अच्छे आदमी है इस्लामाबाद वाले आई जी, लेकिन वो ऐसे गैर मामूली आदमी नहीं है। और बाकी भी पुलिस का हाल आप देख ही रहे हैं। ऐसे ही शेख साहब को बातें करने की आदत है, और रहम करें इस मुल्क पर, और सियासत पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू न करें, अपने काम से काम रखें। अगर पुलिस की इस्लाह में में कुछ रोल प्ले कर सकें, लेकिन करेंगे नहीं। शेख साहब के कुछ पसंदीदा लोग होते हैं, कुछ नापसंदीदा लोग होते हैं। रेल में भी उन्होंने खराबी तो कोई नहीं की, मगर तीर भी कोई नहीं मारा। ठीक है, वो साद रफीक ने उनसे ज्यादा काम किया था। एक आखिरी सवाल, फिर मैं इंडिया के मामले की तरफ बढ़ूंगी। एक आखिरी सवाल है हारून साहब, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अभी तक खुद को उस क्रिकेट के टर्मिनोलॉजी से नहीं निकाल सके। तमाम चीज़ें क्रिकेट में वो जज करते हैं। कप्तान जब बार बार टीम में तब्दीली कर रहा हो तो इसका मतलब ये होता है, टीम तो खेल लेती है किसी भी जगह पे, इसका मतलब ये होता है कप्तान फेल हो गया है। या आप मैदान जंग के अंदर हो तो कहा जाता है समझदारी ये कि अपने घोड़े तब्दील नहीं करने आपने। तो खान साहब ये जो कैबिनेट के अंदर अदो-बदल कर रहे हैं, अपने घोड़ों को तब्दील कर रहे हैं, ये मूव आप किस तरह से देख रहे हैं? ये दुरुस्त इक़दाम है उनका? नहीं, वो देखिए ना, वो दो वजीर दाखिला जो थे अपना एजाज साहब, एजाज शाह, वो बूढ़े आदमी हैं, उन्हें बना दिया था। वो वैसे इंटेलिजेंट बहुत है वो, और मशवरा अच्छा देते हैं। दूसरा वो नरमी की तरफ माइल थे, मफाहमत की तरफ, चीजें मैनेज करने के बहुत ज्यादा कायल हैं। और कोई तबीयत का मैलान भी होता है ना, शेख साहब की तरफ बड़ा मैलान हो गया, इसलिए कि वो खूब मजम्मत करते हैं, और ये बात खान साहब को पसंद है। बाकी नाकाम तो वो हो ही चुके हैं। इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम है। बात यह है कि दूसरी तरफ नवाज शरीफ है, और उनकी बेटी जो काबिल कबूल ही नहीं है, उसमें इंडिया वाला फैक्टर ज़हन में रखें। और मरियम अगर बन गई तो सारे बुरे हुक्मरानों को आप भूल जाएंगे। इसलिए कि उसमें नखवत और नफरत और इंतकाम के सिवा कुछ भी नहीं है। सियासी तजर्बा है नहीं, इर्द गिर्द खुशामदी जमा की है। उसका तजर्बा क्या है? मीडिया सेल का। और गलत बयानी करने में तो कोई जनाब का सानी है ही नहीं। ढेर पड़े हुए हैं इस्तीफों के, ढेर। जरा गौर फरमाइए, मेरी तो कोई जायदाद है ही नहीं, लंदन में भी नहीं, पाकिस्तान में नहीं। हालांकि वो कह सकती थी मेरी थोड़ी बहुत जायदाद है, भाई इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन डट के गलत बयानी और सख्त नफरत, और वो अगर आ गई इंशाअल्लाह कभी नहीं आएंगी तो रौन डालेंगे, मुल्क को बर्बाद करके रख देंगे। बाकी इमरान खान साहब तो इनकी वजह से हुकूमत कर रहे हैं, ये करप्ट लीडरों की वजह से, वरना वो नाकाम है बिल्कुल पूरी तरह से। चलिए ये आगे बढ़ते हैं हारून साहब, कुछ अब जरा इंडियन क्रॉनिकल्स के ऊपर बात करते हैं। हारून साहब आपने भी पढ़ा भी होगा, इसको मुकम्मल तौर पे जज भी किया, यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब ने जो तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है। अब सवाल ये हारून साहब की तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ऑलरेडी डोजियर्स भी भेजे गए हैं कि किस तरह से भारत रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। अब आलमी बरादरी का क्या रोल है, पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? अब आपके फिक्रे का सवाल का जवाब एक फिक्रे में है जी। तबाही इंडिया का मुकद्दर हो चुकी है। जिस फ्रंट पे भी हो जाता है, वो सारे फ्रंट देख लें जो मोदी को दरपेश हैं, उसमें किसी में उसकी कामयाबी का इम्कान नहीं है। यानी उस अदारे ने जो मुल्क है यूरोपीय यूनियन से, यूरोपीय यूनियन उसको फंड करता है उसे, उसने ये कहा है कि इतनी बड़ी और हम आहंग खुफिया तंजीम कभी थी ही नहीं।
750 के करीब अदारे जी। और डिसइंफॉर्मेशन और वो जाली मुजाहरे बलोच अलहदगी पसंदों के जो बलोच नहीं होते थे, बलोचों को क्या पड़ी है जिनेवा में करें और उसमें $2-3 मिलियन खर्च हों। अच्छा, वो अपना फिर NGO जो अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक हो गई, 10 अक़वाम ऐसे प्रोफेसर जो फौत हो चुके हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मर मिट चुकी हैं उनके नाम पे। एक ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसी है जो 1975 में खत्म हो गई थी, उसका नाम इस्तेमाल करते रहे। फिर ANI से अब वो टोटली एक्सपोज्ड है। ये एक महाज है। इसमें डोजियर जो हमने दिया दहशतगर्दी के जो सबूत दी, अगर हमारे सफारतकार, मैं आपको कब से कह रहा हूं कि कश्मीर में हमने भरपूर मुहिम नहीं चलाई, कश्मीर पे मुहिम चलाएं, ये डोजियर अपना जो है ये हर एक तक पहुंचाएं दुनिया में, मीडिया में हालात उसके लिए साजगार है। ठीक, और इसको आम करें, इसको सादा आम फहम जुबान में लोगों की मदद लेके। अच्छा, दूसरे महाज पे आ जाए। बहुत बदनामी हुई है और अब इंडिया की तरफ से, इन सब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो भी इत्तला आएगी उसको शक की नज़र से देखा जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ उसके अज़ाइम जो हैं उसमें बड़ा यानी वो हो गई है, उसकी पोजीशन कमज़ोर हो गई है। अच्छा, अब दूसरे महाज पे आ जाए, सिखों वाले जी। देखिए, वो सिखों के मुजाहरे नहीं है, लोग उसको गलत पुट कर रहे हैं। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से थोड़े ताल्लुक़ रखते हैं और वो तो कोई सियासी बात नहीं कर रहे। कभी कोई चिड़ किसी को चिढ़ाया जाता है तो वो कह देता कि हाँ खालिस्तान, अगर तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे साथ रहें, उसमें है क्या? ये काश्तकारों की है और तमाम अपोजिशन पार्टियों ने तकरीबन, और हर जगह काश्तकार ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर उनके साथ हैं और उनकी आवाज़ बुलंद हो रही है। और मीडिया में भी वो अपना केस इतना शानदार पेश कर रहे हैं। सिखों के बारे में एक बात याद रखें, इन्होंने मुग़लों के दौर में 100-150 शायद इससे भी ज़्यादा अरसा जंगलों में गुजारा। ये बड़े सख्त जान है और अपनी ज़मीन से बड़ी मोहब्बत करते हैं और रुपए पैसे की उन्हें कोई कमी नहीं है। ठीक, उनके ख़ानदानों के जो लोग कनाडा में हैं, 1895 में ऑस्ट्रेलिया गए थे सिख, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इंग्लैंड में हैं, पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। वहाँ से लोकल डोनेशंस वो देते हैं। उनका सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। गुरुद्वारों में खाना पकाना और सिखाया जाता है और डोनेशन देना सिखाया जाता है। ठीक, तो वो क्या है कि जो ज़मीन है वो उसकी मिनिमम प्राइस है, सारी अजनास की वो मुकर्रर नहीं की जाएगी और कारपोरेशंस वो डील करेंगी, हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। वरना वो ले जाते थे सरकारी अदारे, मिनिमम प्राइस पे उनसे ख़रीद लेते थे तो कीमत गिरेगी। यूपी में गिरी है कीमत, जहाँ ये तजुर्बा किया गया। ये अमरीकी मॉडल है। अमेरिका में तो हो सकता है, 33 करोड़ की आबादी है और ज़राअत में 10-15% लोग होंगे। मैंने नहीं देखा कितने और तरह की ज़राअत होती है। यहाँ तो ज़राअत अभी वही पुरानी है। अच्छा, बिजली वगैरह पे और खादों वगैरह पे सब्सिडी सब खत्म हो जाएंगी। जब सब खत्म हो जाएंगी और कारपोरेशंस होंगी और अदालत में जा नहीं सकते उसके खिलाफ, तो कीमत गिरेगी। ठीक, तो ये तो काश्तकार बर्दाश्त नहीं कर सकते और सिख तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपने अभी इस महाज पे वो तरमीम के लिए कुछ हमाद के, ठीक है, आपने अभी हारून साहब अमेरिका का हवाला दिया। अगर मैं जो बाइडेन की बात करूं तो उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा इन तमाम चीजों के ऊपर, या एटलीस्ट भारत का जो रिएक्शन आ रहा है सामने दुनिया? देखिए, मैं वो जी बहुत फर्क पड़ेगा। मैं जो बाइडेन की बात करने से पहले बता दूं, तीसरा महाज कौन सा है? 2 लाख ट्रेंड चीनी फौज इंडिया के बॉर्डर पे है, जो एक्लेमेटाइज हैं, जो उस मौसम के साथ जिनकी हम आहंगी हो चुकी है, जिन्हें तरबियत दी जा चुकी है सख्त मौसम में। ठीक, चीन पे तो कर नहीं सकते। अब उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान पे हमला करें, कोई छोटी मोटी कार्रवाई करें अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए। वो भी नहीं कर सकते। कोशिश वो करेंगे, खदशा मौजूद है, मोस्ट प्रोबेबली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यानी खुद ही करके पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने तैयारी कर ली है, मिसाइल हासिल कर लिए हैं चीन से, नए मिसाइल। अब अगर वो करेंगे, पहले वो पिछले साल फरवरी में देख चुके हैं, उससे ज़्यादा नुकसान का एहतमाल है, ये भी नहीं करेंगे। अच्छा, अब जहाँ तक जो बाइडेन का ताल्लुक है ना, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वो इंडिया इस इलाके में चीन को महदूद करने के लिए तो इंडिया को साथ रखेंगे, बहरुल काहिल और ये जो पूरा समंदरी इलाका है इसमें गलबे के लिए। लेकिन आपने गौर फरमाया चीन ने क्या किया है? चीन ने इजलास बुलाया, अफगानिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एक नया प्लेटफार्म तश्कील दे रहे हैं जी। वो इधर से एक ज़मीनी रास्ते चाहते हैं। तुर्की ऑलरेडी चीन से रेल से कनेक्ट हो चुका है, ईरान कनेक्ट हो चुका है। ईरान के बारे में
चीनी पॉलिसी ये है, जो पाकिस्तान के बारे में भी कभी वो कहते थे, खामोशी से कहते थे कि ईरान अब उनके लिए उतना ही अहम है, पाकिस्तान भी, जितना इजराइल अमेरिका के लिए है। दुनिया बदल रही है, चीनी मईशत को वायरस से इतना नुकसान नहीं पहुंचा है, वो रिकवर कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ। इंडिया का 8% मईशत सुकड़ी है, अमेरिका की 37% सुकड़ी है। अब जो बाइडन ने, मुझे याद नहीं कि वो बात कर रहे थे अशरफ गनी या उससे पहले जो सदर थे पाकिस्तान के खिलाफ, जब नायब सदर थे जो बाइडन, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान, उसकी मौजूदगी में कहा पाकिस्तान 50 गुना ज्यादा अहम है अफगानिस्तान से। अच्छा, अफगानिस्तान में क्या हो सकता है पाकिस्तान के बगैर, सेंट्रल एशिया के बगैर? ये बात वो खूब जानता है, वो नायब सदर रहा है, वो यहाँ आता रहा है, हमारे लोगों से मिलता रहा है, वो समझता है हमारे मिजाज को और हम उसे समझते हैं। तो जो बाइडन के आने से एक तो सऊदी रॉयल फैमिली के लिए मुश्किलात पैदा होगी, वो जो कत्ल है अखबार नवीस का वो माफ़ नहीं किया जाएगा, और कुछ दूसरे लोगों को शायद ज़्यादा सपोर्ट मिले, इसलिए बहुत जल्दी में है। नवाज शरीफ भी जल्दी में है, वो भी सऊदी अरब वाले भी बड़ी जल्दी में है, दबाव डाल रहे हैं। और ईरान में ये समझिए कि चीन इतनी सपोर्ट देगा जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बांग्लादेश में कमिटमेंट्स जो हैं इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान से ज़्यादा हो गई हैं। नेपाल और बांग्लादेश के साथ वो मिजोरम वगैरह जो 8 रियासतें वो लगती हैं, वहाँ हालात इंडिया के लिए बड़े ख़तरनाक हैं। लोग समझते थे मैं मुबालगा कर रहा हूँ, इंडिया टूटने की तरफ बढ़ रहा है, और जो बाइडन के आने से ये अमल, ये एक और फैक्टर का इजाफा हो जाएगा, इसलिए कि वो डेमोक्रेट्स का एक रिकॉर्ड है, वो इंसानी हुकूक के मामले में इंडिया को कोई ज़्यादा राहत नहीं देंगे। और जब अब ये एक्सपोज हो चुका है, ये यूरोपीय यूनियन की प्लेटफार्म से वो एक्सपोज हो गया है, बाकी चीजों में एक्सपोज हो गया है, देखना हारून साहब बेचैनी है, 60% लोग ज़राअत से वाबस्ता है। ठीक है, अब देखना है हारून साहब कि तमाम चीजें जिस तरह से आपने बताया दुनिया के सामने आगे भारत एक्सपोज हो गया, अब आलमी बरादरी क्या अपना रोल प्ले करेगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर गैस बहरान के ऊपर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा सरगोदा के हवाले से एक अहम खबर है जिसके ऊपर हारून साहब की ओपिनियन लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हारून साहब, पाकिस्तान और भारत की बात चल रही थी। सदर आज़ाद कश्मीर है सरदार मसूद खान साहब, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत, हालांकि ये बात अब आया है कि भारत तवज्जो हटाने के लिए कोई भी पुलवामा तर्ज का एक्शन कर सकता है सामने। ये सवाल क्या हकीकत माना जा सकता है कि कोई अंदेशा नहीं है, कोई खदशा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग होगी वो एक नजर आने वाली हकीकत है? नहीं, देखिए ना, खदशा तो उसका बहुत है, दिल तो उनका बहुत चाहता है। यानी सदर साहब उस मामले की सब, वो एक पुराने सफारतकार हैं, मोहतात आदमी हैं, लिहाजा उनकी बात को हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। मगर मेरा ख्याल है कि वो मामले की संगीनी की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, मोदी फंसा हुआ है, आपको पता है, चीन के महाज में फंसा हुआ है, चीन से जंग लड़ सकता ही नहीं है। कभी उन्होंने चीनियों से जंग नहीं लड़ी, 62 में भी जंग नहीं हुई थी, एक तरफा यलगार थी। अब भी कोई जंग नहीं लड़ी, बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया और बुलंदियों पे आके बैठ गए हैं और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उसकी पोजीशन बहुत खराब है, अंदर फंसे हुए हैं। तो क्या कर सकते हैं? और ये जो बदनामी जिल्लत हुई है ये यूरोपीय यूनियन वाले अदारे की वजह से, तो इसकी वजह से तो बहुत बैकफुट पे उन्हें जाना पड़ेगा। उनकी साख कभी ऐसी तबाह नहीं हुई थी जैसे हुई। ये मामूली वाकयात नहीं है, हमारे लोग समझ ही नहीं रहे इसको। अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, अफसोस कि ये वजीर खारजा हमारा इस किस्म का है जो इन चीज़ों को पुट ही नहीं करते, जो सच भी बोल रहा हो तो लगता है कि सच नहीं बोल रहा। कोई ढंग के लोग हों और वाकई वजारत खारजा मुतहर्रिक हो जाए, जंगी बुनियादों पे सही मानों में ये लड़ाई लड़ी जाए, तो इंडिया तो बहुत खराब पोजीशन में है। इसलिए वो चाहेगा तो सही, लेकिन अगर उसने कोई हमाकत की, उसका नुकसान उसे बहुत ज्यादा हो सकता है। याद रखिए, पाकिस्तान एक वार ट्रेंड आर्मी, वार हार्डन्ड आर्मी है। ये वो लोग हैं जो कहा जाता था ना, जो जनाब खालिद बिन वलीद तारीख के सबसे बड़े जनरल जो थे, वो जब कहीं मैसेज भेजते थे किसी को तो कहते थे मेरे साथ वो लोग हैं जो मौत, जिंदगी से ज्यादा मौत को अजीज रखते हैं। ये इस सिपाही का कोई मुकाबला नहीं है और अब ये जंग की भट्टी से गुजर भी चुका है। देखिए, ईरान को फतह करने में तो बड़ी दुश्वारियां हुई थी, लेकिन सीरिया को इतनी आसानी से फतह कर लिया था।
इसलिए कि ईरान की जंगों का तजुर्बा हो चुका था मुसलमानों को। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इंडिया आसानी से कोई हमाकत करेगा तो भुगत लेगा। लेकिन पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाजों पे हारून साहब मजबूत होना होगा। चलिए अंदरूनी लिहाज पे तो हम बात कर चुके, बैरूनी लिहाज की बात करें तो पाकिस्तान के सऊदिया और इमारात के साथ ताल्लुकात की नौयत क्या है? देखिए, ताल्लुकात में सर्दमहरी तो आ गई ना, उसमें हमारी भी गलतियां हैं और वो भी नई सिचुएशन का सही इदराक नहीं कर रहे। भाई 29 मुल्कों की परवाज़ें वहाँ उतर रही हैं, हमारी परवाज़ों पर पाबंदी है। फिर ये वर्कर्स के साथ जो मामला है वो बड़ी एक बादशाहों में एक बड़ी नाजुक मिजाजी होती है। नाजुक मिजाज शाह ताबे सुखन नदारत। बादशाह का मिजाज इतना नाजुक होता है कि बात नहीं सुन सकता। ये इनके साथ हो चुका है अपना, ये इसराइल का मामला है बाबाल। फिर ये है कि ये आपको पता है इनके साथ क्या हुआ था? जरदारी साहब जब गए थे, ये नहीं थे बादशाह उस वक्त, जो पुराना बादशाह था अब्दुल्ला, मलक अब्दुल्ला, तो उन्होंने स्विमिंग पूल की कुर्सियाँ लगाई, एक उस तरफ और एक इस तरफ, और 5 मिनट के बाद वो उठ के चले गए। वो कुछ ख़ास उनके मिजाज में कुछ चीज़ें हैं और वो समझते हैं कि हमने बड़ी मेहरबानियाँ की हैं पाकिस्तान पे। हमने भी क्या हमाकत की? ये जो बयान दिया था शाह महमूद ने, ये बयान की क्या ज़रूरत थी? लेकिन अल्टीमेटली हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है और वो वक्त आएगा जब इनके ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद है। हारून साहब अब आगे बढ़ते हैं, कुछ गैस बहरान के ऊपर मैंने बात करनी है। मैंने क्या करनी है हारून साहब, आपने आगाज़ पे इतनी बुरी खबर सुना दी कि जो गैस का मामला है वो 15-20 जनवरी से पहले गैस नहीं मिलने वाली, तो इससे पहले कौम क्या करेगी? कौम भुगतेगी और क्या करेगी। बर वक्त आर्डर नहीं प्लेस किए, सिचुएशन को ठीक रीड नहीं कर सकते। देखिए, कोरोना जो थम रहा है, दुनिया में वैक्सीन आ गई है और माशी सरगर्मियां कदरे बहाल हुई हैं, तो उससे गैस कीमतें बढ़ गई हैं। और अब तो कीमत इतनी है LNG की कि शायद क्रूड ऑयल की और फर्नेस ऑयल की उससे कम हो। तो ये हमारी इंडस्ट्री पे इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। ये नालायक वजीर बनाए हुए हैं, इनको हटाएं। इनके ये कई दफ़ा इस तरह की हमाकतें कर चुके हैं, कोई पहली दफ़ा तो नहीं है। देखिए, $2 बिलियन, कल आपसे पिछली दफ़ा शायद अर्ज किया था, $1 बिलियन मैंने कहा था। अब अंदाज़ा ये है कि कपास दरामद करने पे $2 से $2.5 बिलियन लग सकते हैं। और ये पूरा मंसूबा बना के जहांगीर तरीन ने दे दिया था। बाय द वे, जहांगीर तरीन का आपने जिक्र ही नहीं किया। चलो कल करेंगे, आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें उनके बारे में। एक टीजर फिर तो छोड़ते जाएं। ये बहुत बुरा मौसम आने वाला है। इसका नुकसान मुल्की इकानमी को भी होगा, अपोजिशन की तहरीक को भी होगा, और लोगों को चाहिए कि ज़्यादा कपड़े पहने और बिजली भी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल न करें। मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। हारून साहब, ज़्यादा कपड़े लोग कैसे पहन लें? ज़्यादा कपड़े कैसे पहन लें? आजकल तो लंडा बाजार में लोग जाते हैं तो इतनी महंगाई हो गई, वहां पे कपड़ा सस्ता नहीं मिलता। अभी ज़्यादा कहाँ से कपड़े पहने? इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हुकूमतों की हमाकतों की कीमत हमेशा आवाम को अदा करनी पड़ती है। काबीना में कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो टोक सके वजीर आजम को और कह सकें कि आपके इन लोगों ने गलत फैसले किए। हारून साहब, मौजूदा हुकूमत तो समझती अहल लोग सिर्फ हमारे पास है, ना अहल जितने भी हैं उनको हमने कटहरे में खड़ा कर दिया है। दुनिया के सब नालायक लोग अपने आप को लायक ही समझते हैं। देखिए, वो जो अहले इल्म होते हैं उनमें इनकसार होता है बहुत। कभी अफलातून ने, सुकरात ने, कभी इमाम इब्न तैमिया ने, कभी जनाब शेख अजवेर ने अपने आप को स्कॉलर नहीं समझा था, तालिब इल्म समझा था। जो लोग जिन्होंने जिल्मी मीरास आज भी कायम है। आप कभी आपने सुना कि शेक्सपियर ने कोई दावा किया हो, या और बड़े लिखने वाले हैं, मतलब गोरकी ने कोई दावा किया मैं बड़ा लिखने वाला हूँ, या फ्रांसिस फैनन ने कहा मैं बड़ा यार, अल्लामा इकबाल ने कभी कहा मैं बहुत बड़ा शायर हूँ। तो वह ऐसे नहीं होता। ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं और तरबियत नहीं की, तैयारी नहीं की, उसी की वजह से तो ये सारा प्रॉब्लम है। लेकिन हारून साहब कहते हैं अकल की बात हो या फिर इल्म बट रहा हो तो जहां से मिले इसको समेट लेना चाहिए। अब्बासी साहब ने इतनी अच्छी ऑफर कराई है, मेरे पास ये सब लोग आए, मैं 1 घंटे के अंदर इन्हें तालीम बारगाह का पूरा कोर्स मुकम्मल करा दूंगा। बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस बहुत हैं। मैंने आपको बताया ना, रूस सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। तो वो बाद में लोगों ने उसको लिफ्ट किया। उस दिन किसी के पास ये खबर नहीं थी। और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बहुत हैं बेहतरी के, लेकिन टीम अच्छी चाहिए।
ठीक है, चलिए बेहतरी के ऑप्शंस के ऊपर भी हारून साहब देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल में आता है, लेकिन मुझे ये तो बताएं कि ये सरगोदा वाला हारून साहब क्या मामला है, ये सरगोदा कमिश्नर के हवाले से जिस किस्म की कैंपेन्स चल रही है, आपके पास क्या इसके हवाले से नॉलेज है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, क्या मसला है ये? कुछ भी नहीं है जी उसमें एक 8 कनाल जगह है, 8 कनाल 5 मरले कमर्शियल एरिया में। ये पुराना, ये सरगोदा बड़ा ऑर्गेनाइज शहर है, ये जदीद शहर है ना, पिंडी भी जदीद शहर है। जैसे गुज्जर खां में बाज़ जगह पे मैंने देखा कि तंगो तारीख गलियां हैं, लेकिन कई जगह खाली पड़ी हुई है अवामी इस्तेमाल के लिए। ये जो जगह है ये बेसिकली पार्किंग के लिए है। इस पे कब्जा किया हुआ था कुछ लोगों ने, इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग भी शामिल थे। ये वैसे सूबाई हुकूमत की ज़मीन है और वो पैसे ले रहे थे 20,000 30,000 रुपये। वो 8 कनाल देखे ना, कितनी बहुत सारी जगह होती है, एक थड़े के 20 से 30,000 रुपये मिल रहा है। एक तो ये मसला था। दूसरा मसला ये है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 267 दुकानें हैं, उनमें से बाद का किराया 20 साल से अदा नहीं किया गया, बाद का 10 साल से अदा नहीं किया गया। वो बहुत मामूली किराया है, यानी जहाँ किराया होने चाहिए 30-40 हज़ार रुपये, वहाँ 10,000 रुपये किराया है। तो वो कोई बहुत बड़ी रकम है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 38 करोड़ रुपए। ये जो कमिश्नर हैं डॉक्टर फरा, इनकी बड़ी रेपुटेशन है। ये टोबा टेक सिंह में इन्होंने तजावजात भी हटाए थे और इस तरह के कुछ इक़दाम किए थे। इनके भाई भी सिविल सर्वेंट हैं, डॉक्टर मोइन, और वो गालबन आजकल FIA में, पहले पुलिस में थे। उनकी भी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, मैं इस ख़ानदान को जानता हूँ। इनके मियाँ जो कमिश्नर रिटायर हुए थे तारक बीरज़ादा साहब, उनकी भी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी इंतज़ामी सलाहियत के एतबार से। वो धरना उन्होंने ही हैंडल किया था, तारुल कादरी का जो पहला धरना था। तो ये मियाँ वाली से आ रही थी, मैंने पता किया, जब ये चर्चा हुआ तो पता किया, मियाँ वाली से आ रही थी। तो एक वो एम्बुलेंस वाला बहुत ही तेज़ रफ्तारी से जा रहा था, ऐसी तेज़ रफ्तारी और बेहतियाती से कि हादसे का ख़तरा था। तो इन्हें शुबा हुआ, जिन लोगों का इंतजामी तजुर्बा होता है वो बाद औक़ात उनके अंदाजे दुरुस्त होते हैं कि ये मसला, ये एम्बुलेंस है ही नहीं, ये बतौर एम्बुलेंस के इस्तेमाल नहीं हो रही। उन्होंने कहा ज़रा इसका पता कर लें, सिर्फ इतना कहा पुलिस वालों से कि इसका पता कर लें। तो उन्होंने पता किया तो उसमें तो कोई मरीज था ही नहीं। ठीक है, चुनाचे उसके खिलाफ कोई थोड़ी बहुत कार्रवाई की गई, कोई खास सजा उसे नहीं दी गई। अब ये जो 8 कनाल में बैठे हुए दुकानदार थे और ये जो 267 दुकानों वालों हैं, जिनमें से कोई 50 ने थोड़ी सी अदायगी की है, वो भी थोड़ी सी अदायगी की है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये बड़ा आसान रास्ता है। एक तो सोशल मीडिया पे कहा कि उसको हारन दिया था तो उसको पकड़वा दिया। मैं उन्हें जानता हूं, और वैसे भी एक हारन देने पे क्या कोई किसी को पकड़वा सकता है। ये जो लोग हैं नाजायज काबजीन और वो जो किराया अदा करना नहीं चाहते, उन्होंने एक बड़ी मुहिम उठा दी। उसमें बाद अखबार नवीस भी शामिल हो गए। ये कोई बाकायदा अखबार नवीस नहीं है, ये कोई बड़े अदारों से मुतल्लक नहीं है, जिम्मेदार अखबार नवीस नहीं है, लेकिन प्रेस क्लबों में वगैरह में होता है जिनके और कारोबार होते हैं, लेकिन साथ एक प्रेस कार्ड भी है और किसी छोटे से अखबार से ताल्लुक भी है, या अपना एक छोटा सा अखबार निकाल लिया। वो अब आपके पास वक्त नहीं, मैं एक लतीफ़े पे इसको ख़त्म करता हूँ। वो हमारे एक दोस्त थे, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट, वो कोयटा में गए धोबी के पास। उन्होंने अपने खेस और कुछ कपड़े धुलने के लिए दिए हुए थे, तो उसने कहा कि वो मेरे कपड़े वापस करो, एक दफ़ा आया हूँ तुमने नहीं दिए, दूसरी दफ़ा आया हूँ तुमने नहीं दिए। तो ये उसने कहा मेरा दिमाग ना खाओ, मैं मसरूफ़ हूँ, कल आके ले जाना, मुझे अदारिया लिखना है। धोबी ने कहा मुझे अदारिया लिखना है। ये कुछ इस तरह के अखबार नवीस भी होते हैं। धोबी ने कहा मुझे अदारिया लिखना है। नेक नाम खातून है। सूबाई हुकूमत ने उस पर, चीफ सेक्रेटरी साहब ने उस पर इंक्वायरी की है और लोगों ने भी की है, तो उनका कोई, उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है और बहुत नाइस खातून है। और कोई उनसे कोई गलती सरजद नहीं हुई, ना उन्होंने किसी तकब्बुर का मुजाहरा किया, भी इस मुल्क में हारून साहब ये एक कानून शायद चल निकला है कि ख़वातीन की दिल आज़ारी भी करो, उनके लिए गलीज़ और गंदी गालियाँ भी बको, उनके लिए गलीज़ ज़ुबान का भी इस्तेमाल करो। इसके लिए कंट्रोल करना होगा उन तमाम सोशल मीडिया सेक्टर्स को जो इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो किसी सियासी जमात के हैं या फिर वो प्राइवेटली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने कानून की बात की है, रियासत मदीना का नारा लगा कर आई थी इमरान खान साहब की हुकूमत। रियासत मदीना की जब हम बात करते हैं तो वहाँ कानून एक था, वो चाहे कोई अमीर था या फिर चाहे कोई गरीब था, मगर जो हुकूमत जिस तरह से 2 कश्तियों का सवाल
परिवार डूबता है। इसी तरह से किसी भी मुल्क के अंदर अगर 2 कानून लागू किए जाए, अमीर के लिए और गरीब के लिए और, तो उस हुकूमत का चलना भी खासा मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।